तौर पे भी मेरे इल्म में है, अगर आप चाहें तो शेयर करें। जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने से पहले जब तनाज़ा हो गया कि पता नहीं आप उसको अपोज करेंगे, आपको आपके साथ भी को कॉमन फ्रेंड्स ने राब्ता किया कि आसिम मुनीर साहब अगर आर्मी चीफ बनते हैं तो आप अपोज नहीं करेंगे, तो आपने भी उसको वेलकम किया और कॉमन फ्रेंड्स ने आपको भी कायल किया, और कुछ को मैं जानता हूं। तो जैसे ही ये काम हो गया उसके बाद वो कॉमन फ्रेंड्स कहीं गायब हो गए या किधर चले गए, क्योंकि आपने वेलकम किया आर्मी चीफ को। देखिए जी, मैं तो किसी को जानता ही नहीं था। मैं तो जब ये पहले तो चीज प्राइम मिनिस्टर बनाता है आर्मी चीफ को, तो कॉन्स्टिट्यूशनली तो उसका राइट था। दूसरी चीज कि मैं तो किसी को नहीं जानता था। मैंने तो बार बार स्टेटमेंट्स दिए कि जो भी मेरिट के ऊपर आता है हम मानेंगे, हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। मैंने तो पहले आर्मी चीफ बनने से पहले मेरी स्टेटमेंट सारी सुन लें। और जब आसिम मुनीर आए तो मैंने उनको मैसेज पहुंचाई। मैंने कहा देखो, मुझे ये पता चला है कि लंदन प्लान बना हुआ है और नवाज शरीफ ने आपसे ये गारंटी लिया कि आपने पीटीआई को खत्म करना है। और मुझे तो मैंने कहा मुझे ये मैसेज मिली है, ये इनके बनने से पहले मैंने वही जो कॉमन फ्रेंड की बात कर उसे मैसेज पहुंचाई। उसने आगे से कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल फिक्र ना करो, कोई ऐसी चीज नहीं हो। बहरहाल हमने तो वैसे भी रोकना नहीं था, तो डॉक्टर अली मुझे यहाँ मिलने आए और हमने फैसला किया। हमने कहा ठीक है, हम अपोज नहीं करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो उसके बाद हुआ वो छोड़ा कि इमरान खान से क्या हुआ, मेरे घर पे ये जो अटैक हुआ और ये सब कुछ, मुझे दूसरी तरफ मेरे ऊपर कत्ल का कोशिश की गई, एक और फिर कोशिश प्लान बना हुआ था, वो छोड़े। मैं मुल्क की बात कर कि आज सिर्फ मुल्क देखने किधर खड़ा। मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये हो सकता है कि एक मुल्क जो 6% के ऊपर 6.1% के ऊपर ग्रो कर रहा हो, वर्ल्ड बैंक तारीफ कर रहा हो, वो IMF तारीफ कर रहा हो कि पाकिस्तान में सस्टेनेबल ग्रोथ हो रही है, माशी तौर पे आगे जा रहा हो, और एकदम 1 साल के अंदर आज मुल्क घुटनों पे है, बेरोजगारी बढ़ गई है। इन्होंने $3 अरब लिया है IMF से और बड़ा खुश हो रहा है। तो $7 अरब की डॉलरों की कमी हो चुकी है 1 साल में। यानी जो हम एक्सपोर्ट्स पे जो नुकसान कम, एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं और जो रेमिटेंसेस कम हुई हैं, वो $7 अरब कम हुआ है हमारे दौर से। तो $7 अरब कम होकर $3 अरब का कर्जा ले लिया। यानी आपकी दौलत सुकड़ती जा रही है, आपकी आमदनी सुकड़ती जा रही है और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं सारे। तो ये जो मुल्क का हाल किया है, कोई तो इसका जिम्मेदार होगा और मीडिया को कंट्रोल कर लिया। वही मीडिया जो शोर मचाया करता था कि जितनी महंगाई होगी, आज 38% महंगाई है पाकिस्तान, हमारी 12%, 12.2 या 3 पे सारा मीडिया शोर मचाया हुआ था कि तबाह हो गया मुल्क। आज चुप करके मीडिया बैठा कंट्रोल में आ गया। आज कोई बात नहीं कर रहा है कि बेरोजगारी कितनी है, आज कोई नहीं बात कर रहा है कि आम आदमी, तनख्वाहदार आदमी का क्या हालात है, बिजली के बिल किधर चले गए हैं, लोड शेडिंग कितनी हो गई है। ये सारा मीडिया चुप करके बैठा हुआ है। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि मीडिया तो खामोश है, वो तो बहुत बड़े बड़े नामवर लोग जो हैं वो भी खामोश हो गए हैं। अगर आपके साथ प्लान ये है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कि जैसे ही जस्टिस काजी फाइज साहब आएंगे, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, उसके बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस हो और इलेक्शन शेड्यूल भी उनके आने के बाद आए, ताकि नवाज शरीफ साहब की सजाएं, बकौल उनके, ये PMLN की है कि नवाज शरीफ साहब की सजाएं खत्म हो जाएंगी, उनकी सजाएं खत्म होके वो क्वालिफाई कर लेंगे और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और उसके लिए जो माहौल बनाया गया है जस्टिस काजी फाइज साहब के लिए कि आपने उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया। आप अगर पूरी बात बता दें, क्योंकि मुझे तो पता है, लेकिन मैं चाहता हूं आप पूरी बात बता दें कि जस्टिस काजी फाइज साहब को के खिलाफ जब रेफरेंस आया था वो कहां से आया था और वो किसने तैयार किया था, ये मुझे बता दें, क्योंकि उस वक्त DGISI जो थे वो कोई और थे। देखिए, पहले तो क्या होगा आगे वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेरा तो फैसला ये है कि मैं जब तक जिंदा हूं तो मैं तो अपनी मिशन के साथ खड़ा हूं, इंसाफ की तहरीक के साथ, कि जब तक इस मुल्क में इंसाफ नहीं होता वैसे ही मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। यानी अगर
आप सिर्फ इकोनॉमी देख लेना, तो जब तक इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं आती, या मुल्क हमारा मुल्क सिर्फ कितनी देर आप कर्जे किससे और कर्जे लेंगे, कर्जे तो बढ़ते जा रहे हैं। अब ये जो कर्जा लिए ये वापस भी तो करना ना अगले साल, तो किधर से करना है? जब आपके पास आमदनी सुकड़ती जा रही है तो कर्जे किधर से वापस करनी है? आमदनी तब आएगी जब मुल्क में सरमायाकारी हो। सरमायाकारी तब होगी जब जो सरमायाकार है उसको मुल्क के इंसाफ के निजाम के ऊपर एतमाद होगा। जब तक सरमायाकार, कभी सबसे बुज़दिल होता है सरमायाकार, क्योंकि मुश्किल से अपना पैसा इकट्ठा कर, तो वो तो तब तक नहीं करेगा जब तक उसको एक सिस्टम पे एतमाद नहीं होगा। या तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले गवर्नमेंट ही नहीं मानती, 14 मई का इलेक्शन है और गवर्नमेंट कहती है भाग जाओ। अब वो आ रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ, अभी केस चल रहा है, तो गवर्नमेंट के वजीर कह रहे हैं जी अगर मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला आया मानते नहीं, तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते, किसने अपना पैसा लेके आ रहा है? तो इनको समझ ही नहीं आ रही कि मुल्क का जो फ्यूचर है वो डिपेंडेंट है गवर्नेंस, वो आएगी रूल ऑफ लॉ से। अब आ जाए जी के काजी फैज़ी साहब का रेफरेंस। मैं काजी फैज़ी साहब जिंदगी में कभी नहीं मिला। मैं जब अभी नया प्राइम मिनिस्टर बना था, सामने आ गया कि जी उनकी ये 3 प्रॉपर्टीज है इंग्लैंड में। अभी नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई हुआ था, मैंने अपना सारा मेरा अदालत पे लंदन फ्लैट का चला, जो मैंने 10 महीने कुछ 64 जाके सबूत दिए उनको, किधर से आया पैसा, खरीदा किधर से, मनी ट्रेल दी कि पैसा मैं वहां से बेच के हलाल के पास पाकिस्तान लेके आ रहा हूँ, लेकिन मैंने पूरी ट्रेल दी नवाज शरीफ के वो लंदन के फ्लैट्स थे। अब यहाँ आ गया कि जी इनके 3 बार फ्लैट्स, क्या 3 रास्ते थे, 3 ही रास्ते थे ना। या मैं ये कह देता कि जो कानून के ऊपर है तो हम कुछ नहीं करते, अगर वो आइन में लिखा होता हम बिना करते। दूसरा ये था कि हम कोई एक्शन लेते, वो हमने नहीं लिया। हमने वो किया जो कि तीसरा एक्शन था कि जी अदलिया खुद ही फैसला कर ले इसके ऊपर, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मेरी जगह और कोई होता तो क्या करता? और मुझे लगा ऐसे है कि जनाब ये बड़ा एक उनको बुरा लगा, लेकिन मैं तो काजी फैज़ी साहब से पूछता हूँ कि वो मेरी जगह होते तो क्या करते? अगर उनके सामने ये, या तो आप कहना कानून के ऊपर है तो हम कुछ ना करते, और ऊपर से लंदन फ्लैट्स के ऊपर कहानी भी आई हुई थी मेरी और नवाज, तो मैंने तो वही किया कि आप अदलिया ही फैसला कर। लेकिन इससे जहां तक मुझे खबर है कि उनको ये चीज बहुत बुरी लगी, और इसलिए लोग ये समझ रहे हैं कि जब वो आएंगे तो वो बड़ा कोई इंतकाम लेंगे मेरे से। लेकिन अदलिया के अंदर तो ये चीज होती नहीं है। जज की तो पहचान होती है उसकी जजमेंट्स। मेरा अच्छा बुरा कहना या किसी का पब्लिक, वो तो डिपेंड करेगा कि वो किस तरह के फैसले करेंगे, उसके ऊपर उनका नाम ऊपर या नीचे जाएगा। अरे खान साहब, आते हैं अब आपकी पॉलिटिक्स पार्टी की तरफ। आपके ये मुश्किल तरीन वक्त आया, पहला मुश्किल वक्त था, और इसमें बहुत सारे दूध पीने वाले जो मजलूम हैं वो आपको छोड़ के चले गए, और ऐसे ऐसे किरदार जिनको आपने बहुत इज्जत दी, अली जैदी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वो चले गए, और सैफुल्लाह नियाजी साहब चले गए। ये जो लोग गए हैं, इनके जो चले गए हैं और कुछ खामोश हो गए हैं। शफकत महमूद साहब खामोश हैं। इनका मुस्तकबिल क्या होगा जब आप वापस, क्या कोई पॉलिसी चेंज हो सकती है कि जनाब बस ठीक है, आम माफी का ऐलान करते हैं, ये मुश्किल वक्त था, चले गए, वापस ले लेते हैं इनको? देखिए साबिर, ये बड़ा मुश्किल, इसका जवाब मुश्किल जवाब क्यों कि मैं जो भी, अगर मैं ये कहता हूँ कि जी मैं इनको कईयों को माफ कर दूंगा, क्योंकि ये मेरा ईमान है कि जो भी ये कर लें, एक पार्टी जिसके साथ अवाम खड़ी हो जाती है उसको कोई हरा नहीं सकता। और ये दुनिया की तारीख भी ये साबित करती है कि एक बार कौम खड़ी हो जाती है एक तरफ, पब्लिक ओपिनियन जब जुड़ जाता है ना किसी के साथ, तो वो आप जो मर्जी हरबे इस्तेमाल करें, उसने जीतना उसी नहीं। तो मेरे से ये लोग सवाल पूछते हैं कि इसका क्या आप जवाब देंगे, ये अगर वो वापस आना चाहे। मेरे ख्याल में ये मुश्किल इसलिए है कि इस वक्त बड़े ऐसे लोग हैं जो बड़ी मुश्किलें बर्दाश्त कर रहे। आप यकीन करें, मैं तो उनको सलाम करता हूं कि जो इस वक्त जिस तरह की उनकी फैमिलीज के ऊपर जोर डाला हुआ है, कईयों के भाई पकड़ लिए हैं, कईयों के बच्चों को इन्होंने पकड़ा है, बिजनेसेस बंद कर दिए हैं, रिश्तेदारों के घर चले गए हैं, घर तोड़ दिए हैं, घर लूटे हैं,
यानी इस सारे, और कई जेलों में पड़े हुए हैं, और उनसे सिर्फ कहते हैं कि जी एक चीज कह दो कि इमरान खान के साथ आप छोड़ रहे हैं, तो वो उनको छोड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसके बावजूद वो खड़े हुए। तो मैं इस वक्त, मसला ये है कि मैं किस तरह, वो जो लोग इस वक्त सारा प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं, मैं उनको कैसे फेस करूंगा अगर मैं वो लोग जिन्होंने प्रेशर के बावजूद ही पार्टी छोड़ गए, कईयों, और लेकिन कईयों को मुझे पता बड़ा प्रेशर पड़, मसलन शीरीन मजारी है, मुझे पता है कि उसकी बर्दाश्त से ऊपर चला गया, जो उसने वो करना चाहती थी, जो इन्होंने उससे किया है, जो उसकी सेहत का हाल था शीरीन की, फिर उसकी बेटी थी, मेरे ख्याल में उसने वो उस लेवल पे ले गए कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन वो देखे, उसने किसी पार्टी भी नहीं गई, उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। तो ऐसे भी लोग हैं, तो इनके लिए हम और तरह, जब इंशाल्लाह जब वक्त अच्छा आएगा, लेकिन ये आसान नहीं है इसका, यानी फैसला करना आसान नहीं। दूसरी जानिब अली मोहम्मद खान हैं, शहरयार अफरीदी हैं, मियां महमूद रशीद हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमजा हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, एजाज चौधरी हैं, आमिर डोगर हैं, फिरदौस शमीम नकवी हैं। ये भी तो खान साहब फेस कर रहे हैं ना, जबकि ये जो जितने भी मैंने दूध पीने वाले मजनू हैं वो बिल्कुल आराम से चले गए, ये सब लोग फेस कर रहे हैं। तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? खास तौर पे मैं चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में आपसे बात जरूर करूंगा। जी, मैं सबसे ज्यादा तो हैरान हूँ चौधरी परवेज इलाही पे, क्योंकि उस उम्र पे, और मुझे जो पता है कि इन्होंने जान के जेल में उनके लिए बड़ी सख्त कंडीशन रखी हुई है, वो सब कुछ बर्दाश्त करना, तो मैं तो सलाम करता। मैं नहीं समझता था कि वो इस तरह का जो सख्ती है वो कर सके। और फिर जब सारे आपने नाम लिए, देखिए शहरयार अफरीदी से जो किया, उसकी बीवी को पकड़ लिया, फिर एक दूसरी जगह बीवी पकड़ने, उसको बच्चों के साथ पकड़ने की कोशिश की। तो अली मोहम्मद जिस तरह उसके ऊपर प्रेशर, और फिर ये मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर चीमा, बीवी पकड़ ली उसकी, बीवी गई अदालत में, उसको पकड़े जेल। यानी ये पहले तो ये हमारी सारी रिवायतों के खिलाफ। इस्लाम में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग पे जाते थे, तो ये तो अपने हैं ना, वो दुश्मनों को कहते थे कि आपने उनकी औरतें, बच्चे और बूढ़ों को कुछ नहीं कहना, यानी हुक्म होता था फौज को। तो यहाँ तो अपने लोगों से वो कर रहे हैं जो कि मकबूजा कश्मीर में होता है और जो फलस्तीन के साथ इसराइल कर रहा है, हमारे से वो किया जा रहा है कि औरतों के ऊपर पहुंच गए। तो ये सारों की बड़ी स्पेशल जगह होगी, और इंशाल्लाह पार्टी में भी इनकी बड़ी स्पेशल जगह होगी इंशाल्लाह। और सर ये बताएं कि सेनेट आपके पास है, सेनेटर मौजूद हैं, मोहसिन अजीज साहब हमें काफी एक्टिव नजर आते हैं, शहजाद वसीम भी हैं। मैंने खुद लोगों को कहा हुआ कि देखिए, कई लोग जो जिनसे मसलन मुराद सईद है, जिस तरह आजम स्वाति है, यानी वो लोग जिनको, कासिम सूरी है हमारा बलूचिस्तान, कासिम सूरी के भाई को पकड़ कर ले गए, बिजनेसेस बंद कर दिए उस बेचारे की सारी, एक भाई को ले गया, दूसरा भाई भागा हुआ है। तो यानी वो तीन ही भाई थे, इकट्ठे रहते थे, तो उनकी वालदा अकेली है, यानी उनके जो बीवी हैं, तो इन सारों के ऊपर उन्होंने ये इस तरह का तशद्दुद किया हुआ है और जोर लगा रहे हैं। तो मैं फिर से ये कहूंगा कि मैं तो इनको खास ये जगह है मेरे दिल में भी होगी और पार्टी में भी, इंशाल्लाह हम कभी इनको नहीं भूलेंगे। अच्छा खान साहब, आप पे प्रेशर डाला जा रहा है, पैगाम भिजवाए गए पिछले दिनों भी कि आप पार्टी की लीडरशिप से अलग हो जाएं, यानी आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से अलग हो जाएं, इलेक्शन ना लड़ें ताकि वजीर आजम ना बन सकें, पार्टी किसी और के हवाले कर दें, या फिर आप बाहर चले जाएं, कुछ देर के लिए रेस्ट कर लें और ये इलेक्शन हो लेने दें। इस इलेक्शन के बाद आप आ जाएं, इस इलेक्शन को आपके बगैर लड़ना चाहिए और पार्टी आपकी अगर आना चाहे तो कोई हमें एतराज नहीं होगा। तो क्या आपने इस बारे में भी कोई प्लान बी बनाया हुआ है, कोई आसिफ अली जरदारी साहब टाइप का, कि आप पीछे बैठ के पार्टी चलाएं और पार्टी किसी और के हवाले कर दें, कोई कमेटी बना दें, स्पेशल किस्म की सुपर कमेटी, वो सारे मामला देखें जैसे आपने बनाई भी थी? देखिए, आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ, ये कोई पॉलिटिक्स में किसी बड़े मकसद के लिए नहीं आए, ये पैसे बनाने हैं।
इनका अगर पैसा बनता रहेगा, इनको क्या फर्क पड़ता है, पीछे प्रेसिडेंट बन जाएंगे, ऊपर बैठ के प्रेसिडेंट बन के 50 दफा दुबई की निजी विजिट्स पे जा रहे हैं। वो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन के 22 दफा लंदन प्राइवेट विजिट्स पे गया है। मेरे बच्चे थे वहां, मैं 3.5 साल प्राइम, मेरे बच्चे वहां इंग्लैंड में, 2 दफा मुझे दावत मिली इंग्लैंड में जाने की प्राइम मिनिस्टर। इस पे आप पे बहुत एतराज होता है, आप पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि आपने ये इनविटेशन क्यों नहीं कबूल किया। पहली दफा इनविटेशन इसलिए कबूल नहीं किया क्योंकि वहां ब्रेक्सिट का इशू बना हुआ था। वो टेरेसा में उनकी प्राइम मिनिस्टर थी और उनको बहुत बड़ा क्राइसिस आया, तो मुझे दावत होती, लेकिन मैंने सोचा कि वहां तो ट्रांजिट हो रही है गवर्नमेंट, तो जब आप बाहर जाते हैं मुझसे, आप बड़ा पैसा खर्च करते हैं, आपका जो सारा जो ट्रिप होती है आप उनके डॉलर्स खर्च करते हैं। तो मैं तो ट्रिप तब करता था जब मुझे हो कि मेरे मुल्क को फायदा है, तो मुझे उस पहले ट्रिप से कोई फायदा नहीं नजर आया। दूसरी जो ट्रिप थी वो मैंने जाना जरूर था, बोरिस जॉनसन ने खास मुझे बुलाया, लेकिन मैं इसलिए नहीं गया कि यहाँ एक वो हो गया टीएलपी का कोई उनका मार्च हो रही थी इस्लामाबाद में, वो पुलिस वालों को पुलिस वाले इंजर्ड थे उसके अंदर, वो बड़ा हो रहा था, इस्लामाबाद आ रहे थे। तो जब मुल्क में क्राइसिस हो मैं कैसे छोड़ के मुल्क बाहर जा सकता। तो मैं कहने का मेरा मकसद ये है कि मुझे तो टाइम नहीं मिला निजी दौरे करने का, जो नवाज शरीफ 22 दफा लंदन चला गया, तो इनके मकसद और हैं पावर में आने। मैं इसलिए नहीं पावर में आया कि मैं कोई पावर पॉलिटिक्स करके तो अच्छा जी मैं पीछे बैठ जाता हूं फिर मुझे बारी मिल जाएगी। मेरे लिए तो ये जहाद है, ये हकीकी आजादी की जहाद है जो 27 साल पहले शुरू की थी कि इंसाफ के साथ आजादी आती, और वो एक पूरा एक मिशन है। वो मिशन के अंदर भी कभी आप कहते हैं अच्छा जी मैं पीछे हट जाता हूँ, पहले किसी को आगे कर दो तो मैं आगे आ जाता हूँ। कभी सोचा है कि किसी दुनिया में जमहूरियत में ऐसे होता है कि कोई लीड कर रहा है एक मूवमेंट और वो अगले कहने जी हमें आप पसंद नहीं है तो आप फलाने को ले आए? ये कोई जमहूरियत में होता है? और या किसी मूवमेंट में ऐसे होता है? ये तो तब होता है जब बंदर बांट हो रही हो, जो आजकल बंदर बांट दुबई में बैठ के हो रही है। अच्छा जी तुम्हें हम सिंध दे देंगे, अच्छा तुम्हें हम कराची दे देंगे। खान साहब, ईमान सदर आपके लिए कैसा रहेगा? क्या मतलब? यानी कि आप सदर मुमलिकत बन जाए? देखिए मैं, यानी अगर मैंने सदर बनने के लिए पॉलिटिक्स कर दिया तो मैं पॉलिटिक्स कर क्यों रहा हूं? मैं वैसे ही ना करूं। मुझे अल्लाह ने किसी चीज की कमी दी है, कौम इज्जत करती है, दुनिया में आ जाता हूं, अल्लाह ने इज्जत दी है, तो मुझे जरूरत क्या है कि मैं जाके वहां बैठ जाऊं किसी वक्त के अंदर? मैं इसलिए तो नहीं पॉलिटिक्स कर रहा। अच्छा, आपने जिक्र किया दुबई का। पाकिस्तान में खान साहब इक़्तिदार हासिल करने के लिए और उसको बरकरार रखने के लिए, अब तो आपको भी पता चल गया होगा कि बहुत सारे जो पावर कॉरिडोर्स हैं वहां पे मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, उनके साथ आपको मामला सेट करने पड़ते हैं। उनमें से एक हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, दूसरा हमारे दोस्त ममालिक हैं। इस वक्त भी जो जरदारी साहब हैं वो यूएई को में बैठ के लॉबिंग कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब यूएई और प्लस हमारे सऊदी अरब के बिरादर मुल्क के साथ राब्ते में हैं, उनके जरिए कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरीके से आपके बिलावल इस वक्त अमेरिका में हैं, वो वाया बाइडेन इंतजामिया के जरिए कोई रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप के इन ममालिक के साथ, खासतौर पे एमबीएस और यूएई के साथ आपके इस वक्त क्या मरासम है? क्या वो इसमें इंटरवीन करेंगे कि जनाब इमरान खान साहब को आप माइनस करें, बस ठीक है इनके लिए रास्ता हमवार करें, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कहेंगे वो? देखिए साबिर, अगर मुझे और मुल्कों के कंधों पे चढ़ के आना, पावर में आना है, तो मैं आना ही नहीं चाहता। मैं पावर में सिर्फ आना चाहता हूं अगर पाकिस्तान की अवाम मुझे इलेक्ट करे। अगर वो इलेक्ट नहीं करती, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं अपनी जिंदगी से बड़ा मुतमईन हूं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। इन लोगों को तो है ना कि इन्होंने तो जिंदगी में कभी, मुझे तो अल्लाह ने सब कुछ दिखा दिया। मैं तो वो, अल्लाह ने शोहरत मेरी सोच से भी ज्यादा, दुनिया में इज्जत, यानी मुझे किस चीज की कमी? आप यकीन करें कि मेरे जो 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर के थे, मेरे इतने मुश्किल थे, क्योंकि मैंने अपनी मैं की नफी करके प्राइम मिनिस्टर बना। जो चीजें मैं चाहता था, जो आजादी, मैं एक आजाद आदमी हूँ, मेरे शौक क्या थे? पहाड़ों पे जाना, ट्रैकिंग करना, यानी मेरे और तरह के शौक। मैं फंस गया कमरे के अंदर,
सुबह से जाके शाम तक वापस। अब वो वीकेंड आए तो जो छुट्टी का दिन था उस दिन वैसे काम सारे। यानी मैं तो साढ़े तीन साल छुट्टी नहीं ली। सिर्फ 5 दिन कोरोना में मैं बीमार हुआ, 1 दिन छुट्टी नहीं ली। तो अपने मैं को खत्म करके मैंने किया था अपने मुल्क के लिए। तो मुझे कोई जरूरत नहीं है पोजीशन की। मुझे कोई प्राइम मिनिस्टर का शौक बनने का नहीं है कि मैं जाके जी गाड़ियों के आगे पीछे, बल्कि मैं तो एक और तरह का आदमी। मैं तो अकेलेपन में टाइम गुजारा है। मेरे शौक ही सारे और है। मेरी ट्रैकिंग अब वो कर ही नहीं, जब से प्राइम मिनिस्टर बना ट्रैकिंग ही नहीं कर सकता। यानी जो पहाड़ों पे मुझे जो एक ही तो मेरा असल शौक रह गया, या वो शिकार होता तो वो तो खत्म ही हो गया। अच्छा, चीन का मैं आपसे सवाल करूंगा, क्योंकि 5-7 मई को चीन के वजीर खारजा पाकिस्तान आते हैं और बिलावल भुट्टो के साथ खड़े होकर कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में बैठें और सियासी इस्तेहकाम लेके आए और तमाम स्टेक होल्डर्स लेके आए, क्योंकि चीन का कंसर्न था। तो बजाय इसके कि इस्तेहकाम लाया जाता, उसके बाद फौरी तौर पे आपकी गिरफ्तारी हो जाती है और आप उसके बाद फिर 9 मई भी हो जाता है। देखिए इस वक्त क्या हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट और ये सारी पीडीएम पार्टी, ये सब मिलके 1 पॉइंट एजेंडा पे, और वो एजेंडा ये है कि इमरान खान को बाहर रखना। अब इमरान खान को बाहर रखने का मतलब कि मुल्क की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उसको आपने बाहर रखना, और बाहर कैसे रखना, उसको खत्म करें। खत्म कैसे कर रहे हैं? ये जो 9 मई का सारा ड्रामा था, अब ये जिस वक्त मुझे मौका में कहते हैं जी मिलिट्री अदालतों में इमरान खान को ट्राई करो, मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, मुझे मिलिट्री अदालतों में मेरा टेलीवाइज्ड हो जो मैं बातें करूंगा। मैं कोई वकील नहीं चाहता, मैं अपना खुद डिफेंस करूं। मैं ये साबित करूंगा कि सारा प्री प्लान था। ये प्लान ही ये था कि 14 महीने से क्रश करने की कोशिश कर रहे थे वो। इन्होंने वो 9 मई को इस्तेमाल करके तो ये जो 10,000 48 घंटे में 10,000 लोगों को पकड़ लिया। तो पहले से प्लान हो तो पकड़ा था ना। जिस पार्टी ने कभी कोई तोड़फोड़ नहीं की, जब गोलियां लगी तो नहीं की, तो एकदम जब उन्होंने जलाना गिराना शुरू कर दिया, तो ये प्री प्लान था। कहने की मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि ये जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट, और ये इस वक्त पाकिस्तान का नहीं सोच रहे। वो जो चाइनीज ने जो बात कही थी वो मुल्क का सोच रहा था। कोई भी आदमी आज पाकिस्तान का सोच रहा है वो एक ही चीज कहेगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आओ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी साफ और शफाफ इलेक्शंस। अगर आप साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवाएंगे, जो भी ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बदर बांट कर रहे हैं, ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए मुल्क को चाहिए बड़ी सख्त रिफॉर्म्स। कोई भी रिफॉर्म नहीं कर सकता जब तक पब्लिक उसके साथ ना खड़ी हो। जब आप एक पब्लिक मैंडेट लेके आएंगे फिर ही आप रिफॉर्म्स कर सकते हैं। ये 14 महीने में इन्होंने मुल्क का तो जो मुल्क से किए कोई दुश्मन भी ना करे, तो अब इन्हीं को कहेंगे कि ये फिर से रिफॉर्म्स करेंगे। ये कैसे करेंगे? और कोई और ये समझ रहे जी टेक्नोक्रेटिक सेटअप आगे करेगा। आज तक किसी टेक्नोक्रेटिक सेटअप ने आगे कोई मुल्क ठीक किया? मुल्क ठीक महातिर ने किया, मलेशिया महातिर ने बदला। उसके बाद जो सिंगापुर था वो ली कुआन यू ने, एक प्राइम मिनिस्टर ने कॉमन मैंडेट से बदला। जो भी मुल्क बदले जाते हैं वो पब्लिक की पावर होती है, फिर पब्लिक साथ होती है इस्लाह के लिए, और फिर एक कौम बनती है। ये तो उल्टा जा रहे हैं। ये तो उन लोगों के ऊपर बैठा रहे हैं जिन्होंने मुल्क को, जिन लोगों ने मुल्क को यहां पहुंचाया कि बांग्लादेश भी आगे निकल गया, अब वो मुल्क ठीक करेंगे। शहीद अरशद शरीफ और इमरान रियाज ये भी सिर्फ इस वजह से ज़ेरे अताब हैं, और बाकी भी जर्नलिस्ट डॉक्टर मुईद हैं, शाहीन सिपाही हैं, वजाद सईद खान है, मैं खुद हूँ। तो ये खान साहब, इस पे आप क्या कहेंगे कि मीडिया, सारा के सारा मीडिया आराम से कबूल कर लिया? उन्होंने 1-2 ऑफिसर्स ने बुलाया, उनको कहा शट अप, आज के बाद इससे आगे नहीं बढ़ना और इमरान खान का नाम नहीं लेना, और उन्होंने कहा ठीक है। देखिए साहब, ये और आखिरी मेरा सवाल, क्योंकि मेरे लोग इंतजार कर रहे हैं, सुनो मेरी बात। देखो बदकिस्मती से मीडिया ओनर्स के बिजनेस इंटरेस्ट है, और वो बिजनेस इंटरेस्ट और मीडिया को साथ साथ चलाते। अब मैं ने पूरी एक चैनल खरीद ली है, और उसके पास वो जो उसकी बिजनेस है
वो 2 नंबर बिजनेस है, तो वो चैनल को इस्तेमाल करते हैं ब्लैकमेल करने के लिए। तो ये याद रखें कि ये जो सारा मुझे दर्ज देते थे आजादी राय के, और हम हालांकि वो कोशिश कर रहे थे कि रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म हो, फेक न्यूज के अगेंस्ट। मेरे अगेंस्ट हर किस्म की न्यूज, फेक न्यूज निकलाती थी, मिनिस्टर्स के अगेंस्ट निकलाती थी, जो मगरिब में है कि आपकी जिम्मेदारी भी, आप अगर किसी को उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाएंगे, किसी को जलील करेंगे, तो उसके पास होना चाहिए राइट कि अपने आप को डिफेंड करे, और लाइबल लॉज हैं। लेकिन हमारे अगेंस्ट पूरी कैंपेन चली कि हमने पता नहीं क्या क्या किया और मीडिया को बंद करने की कोशिश की। अब क्या हुआ, उन्होंने सीधी तरह हुक्म किया है मीडिया ओनर्स को कि तुम अगर ये लाइन पे नहीं चलोगे हम तुम्हें ये कर देंगे। और इनमें से कई मीडिया ओनर्स ने बड़ी कोशिश की अपनी आजादी राय रखने की, मैं दाद देता हूं उनको, लेकिन कई पहले में सलाम करके तो जनाब सीधा जाके वो शुरू हो गया, और कई पहले ही इनके साथ थे। तो हुआ क्या, देखो खतरनाक चीज अब क्या है साहब, आप एक माशरे के अंदर से जब तनकीद खत्म कर देते हैं, जब एक माशरे के ऊपर आप इंफॉर्मेशन के ऊपर आजादी राय पे कंट्रोल कर लेते हैं, जब आप डंडे के जोर से ऑपोजिशन को भी दबा देते हैं, तो ये याद रखें कि आप अपने मुल्क की मौत की साइन कर रहे हैं, यानी आप अपने माशरे की तबाही के ऊपर साइन कर रहे हैं। और अगर आपने तारीख देखनी है तो सिर्फ ज्यादा दूर ना जाएं, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अलहदा हो गए, एक में यही हरकतें जो आज हो रही है पाकिस्तान में, ईस्ट जर्मनी में शुरू हो गई, वेस्ट जर्मनी आजाद हो गया, आजादी राइट डेमोक्रेसी आ गई। 50 साल के बाद वेस्ट जर्मनी ऊपर चला गया, ईस्ट जर्मनी नीचे चला गया। ईस्ट और वेस्ट यूरोप वही यूरोपियंस थे, आधों के अंदर आजादी आ गई, जमहूरियत और तनकीद आ गई, पार्लियामेंट आ गई, आजादी राय आ गई, आजाद मीडिया आ गया, और दूसरी तरफ उन्होंने बंद कर दिया जो आज पाकिस्तान में। वेस्ट यूरोप ऊपर चला गया, ईस्ट यूरोप नीचे चला गया। साउथ और नॉर्थ कोरिया के अंदर ये हरकतें जो आज पाकिस्तान में है, साउथ कोरिया के अंदर उन्होंने डेमोक्रेसी, साउथ कोरिया ऊपर चला गया, नॉर्थ पीछे रह गया, आज भूखे मर रहे हैं लोग। देखिए, और वही लोग हैं। कहने का मेरा मकसद ये दुनिया का एक्सपीरियंस कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को आजाद किया था मदीना की रियासत में। फिरौन का जब कहा जाता है कुरान के अंदर, तो उसने लोगों को गुलाम बनाया था। उन्होंने आजाद करके दुनिया का सबसे अजीम सिविलाइजेशन बनाया। दुनिया के मुसलमानों ने इमामत की, मदीना में उन्होंने इंसानों को आजाद किया, इंसाफ दे के, हकूक दे के उन्होंने अंदरूनी तौर पे आजाद किया, ला इलाहा इल्लल्लाह से। वो लोग दुनिया की इमामत की इकबाल के शाहीन बन गए। और वही जो फिरौन का कुरान में जब देते हैं जिक्र, वो गुलाम बनाता था। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसानों को इंसानों की गुलामी से आजाद करता है, और आजाद इंसान ही ऊपर जाते हैं। तो ये तो हमें अंधेरों की तरफ लेके जा रहे हैं, ये तो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं कि लोगों के मुंह बंद करके डंडे मार के ये वीगो डाले आ रहे हैं और लोगों को उठा के लेके जा रहे हैं जो इख्तलाफ करे। और ये या तो मुल्क बड़ा तरक्की कर रहा हो, ऊपर से मुल्क भी नीचे जा रहा है। यानी हमारी मुल्क की लोग छोड़ के जा रहे हैं, उम्मीदें खत्म कर दी हैं इन्होंने। जो ये आपके 9-10 लाख प्रोफेशनल छोड़ के गए हैं, कोई अंदाजा लगा सकता है कि इनका कितना पाकिस्तान को नुकसान है। और जो प्रोफेशनली नहीं जा रहे हैं, वो अपने डॉलर्स भी बाहर लेके जा रहे हैं, पैसे चेंज करते हैं और डॉलर बाहर। तो मुल्क का क्या बनेगा? मैं तो सबसे ये बात, जब मैंने, अब तो मैं बात ही नहीं करता, पहले मैं कह रहा था, कोशिश की कि जी एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करें, वो ऐसे समझे कि जी शायद इमरान खान बड़ा घबरा गया ये सारे क्रैकडाउन से या जेल से। मैं तो अपने मुल्क का सोच रहा हूं कि ये जो आपने रास्ता पकड़ा हुआ है, ये तो मुल्क को आप तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। ये तो उम्मीद ही खत्म कर दी है मुल्क। तो आगे आपके पास रास्ता भी कोई नहीं है, रोड मैप भी कोई नहीं है। आखिरी सवाल, आप दोबारा बरसर इख्तियार आते हैं, पहला जो टेन्योर है, क्या वो गलतियां आप दोबारा रिपीट करेंगे? फॉर एग्जांपल, आर्मी चीफ जहां बाजवा साहब थे, उनको आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पसंद नहीं थे, उनको आपके वजीर आला पंजाब पसंद नहीं थे, उनको आपके वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पसंद नहीं थे, उनको आपके वजीर खजाना पसंद नहीं थे, उनको आपके वजीर दाखिला पसंद नहीं थे।
तो ये सारा कुछ हो रहा था, तो क्या आप एक तो ये बताएं लोगों को कि आपके साथ क्या कुछ हो रहा था, कि आप किस हद तक आजाद थे उस वक्त, फिर आपके साथ जो ये छोटी जमातें साथ लगा दी गई, तो आने वाला वक्त क्या आप कंप्रोमाइज करके आएंगे और दोबारा से वही गलतियां दोहराएंगे, या फिर इंडिपेंडेंटली आप हाइब्रिड रजीम नहीं बल्कि एक्चुअल जो डेमोक्रेसी है वो लेके आएंगे? देखिए जी, पहले फैसला कर लें कि पाकिस्तान को इस दलदल में से निकालना या नहीं निकालना, या हमने यही बंदर बांट कर, ये बंदर बांट ही कर रहे हैं ना। ये जो अब दुबई में हो रहे हैं, बंदर बांट हो रही है कि आपको ये होगा, ये शेयर आपका, ये शेयर आपका, और क्या हो रहा है? बंदर बांट करना मुल्क को मुस्तकबिल नहीं। इस मुल्क की इस्लाहत कर रही हैं, बड़े फैसले कर रहे हैं, वो पब्लिक मैंडेट से होंगे, और वो तब होंगे जबकि एक क्लियर फैसला हो कि क्या मुल्क में आपने कानून की हुक्मरानी कायम करनी है या नहीं करनी, या आपने एक लोगों को कह देना है कि जी आप मुल्क में कानून से ऊपर हैं, आप जो मर्जी करें, चोरी करें तो आपको एनआरओ मिल जाएगा, आप जो मर्जी रात को लोगों के घरों के तोड़ के अंदर घुस जाएं, लेकिन क्योंकि आप ताकतवर हैं, आप एक्स प्राइम मिनिस्टर को भी कत्ल करने की कोशिश करें तो आपके एफआईआर नहीं कटेगी। अगर तो ये मुल्क चलाना है, आज मेरे से साबिर सुन लो, मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं रहा। ये मुल्क बड़ी तेजी से ही हमें नीचे लेके जा रहे हैं, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, जिस तेजी से हिंदुस्तान ऊपर जा रहा है, खतरा ये है कि वो मुल्क तेजी से ऊपर जा रहा है जो अभी अमेरिका से डील करके आया है, वो नरेंद्र मोदी, जब उसने तकब्बुर में कहा कि जी पाकिस्तान को तो भूल ही जाओ, अपने ही बोझ में मरने वाला है। तो वो ठीक कह रहा है कि अगर हमने इसी तरह चलते रहे, हम गए। दूसरी तरफ ये है कि देखें, प्राइम मिनिस्टर जिसको आप जिम्मेदारी देते हैं, जो पब्लिक से मैंडेट लेके आता है, अथॉरिटी उसकी होती है। जनरल बाजवा कौन होता है कहने वाला कि जी मुझे तुम्हारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी फलाना नहीं पसंद, तो सीएम नहीं पसंद? भाई मैंडेट तो मैं लेके आया हूं, मुझे लोगों ने जज करना है बाद में कि इलेक्शन में, कि उन्होंने फैसला करना है कि मेरे मुल्क ठीक चलाया या नहीं। तो जनरल बाजवा अगर इतने बड़े जीनियस थे, तो वो जो ये लेके आए हैं 14 महीने का ये जो सेटअप है, जिन्होंने मुल्क का बेड़ागार करके रख दिया है, तो वो मुझे जरा समझाए ना कि ये सागडार को समझता था बहुत ब्रिलियंट है, और ये शहबाज शरीफ को, तो यही सिलेक्शन हुई ना उसकी, कि वहां उस गवर्नमेंट को जो 6.21 से 4% पे जो ग्रो कर रही थी, उसको हटा के तो इनको लेके सारा कुछ ही मुल्क का एक चीज बताए कि इन्होंने बेहतर की हो, तो इसका मतलब कि वो जो अपने आप को समझता था कि मैं सारा, क्योंकि पावर इतनी ज्यादा थी, वो तकब्बुर में समझता था सब कुछ जानता है। भाई आखिर में ये समझाए कि इकोनॉमी पाकिस्तान की जो हमारी दौर में थी, कोरोना में, किसने कोरोना में निकाला है? ये तो सारे मुझे कह रहे थे मुल्क को लॉकडाउन कर दो। जनरल बाजवा का 2 दफा टेलीफोन आया कि जी वो देखे सारी दुनिया में लॉकडाउन किया हुआ है, आपके ऊपर बड़ा बुरा वक्त आएगा अगर ये फैल गई। मैंने फैसला किया था रोकने का, मैं नहीं करता लॉकडाउन, गरीब मर जाएगा ये, तो मेरी जिम्मेदारी थी ना। तो अल्लाह का करम है कि दुनिया ने हमें कहा कि वो मुल्क है जिससे सबसे बेहतरीन। अमेरिका का जो फाइनेंशियल एडवाइजर था ट्रंप का, उसने कहा पाकिस्तान को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम 10 खरब डॉलर बचा सकते हैं अपने मुल्क के, जो हमारी पॉलिसीज थी। तो पॉइंट ये है जिसकी जिम्मेदारी है, मैं कुछ और कह रहा हूँ साबिर, जिम्मेदारी मेरी है, अथॉरिटी वो मुझे कह रहा है कि जी वो उसको चेंज कर दो और अलीम खान को ले आओ। मैं उसको समझाता रहा, मैंने कहा मुझे एलडीए ने प्रेजेंटेशन दी है कि 200 अरब रुपए की जमीन उसने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ, उसने फॉरेस्ट की जमीन, एलडीए ने प्रेजेंटेशन दिया है, मैं पूछा रहा हूँ उसे, वो कहता नहीं जी उसको ले आओ, उसके लिए करप्शन कोई बुरी चीज ही नहीं थी। तो देखें, ये गलत है कि आप ये चाहे कि आप अगर ये चाहते हैं कि मैंने ऐसा कॉम्प्रोमाइज करके आना है कि हम सिर्फ मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो बाकी सब कुछ ठीक है, मैं वो प्राइम मिनिस्टर बनना ही नहीं चाहता। और लास्टली टाइम खत्म हो रहा है कि फॉरेन पॉलिसी पे भी खान साहब यही इशू है, फॉरेन पॉलिसी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं डील करते। देखिए फॉरेन पॉलिसी में तो हमें 3 साल तो कोई मसला नहीं बना। फॉरेन पॉलिसी में तो जो मेरी फॉरेन पॉलिसी जो थी वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि मैं तो फॉरेन पॉलिसी बना रहा था पाकिस्तान के लिए कि मेरी कौम के लिए बेहतरी क्या।
और मैं समझता हूं कि नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी जो हिंदुस्तान की है हमें वो फॉलो करनी चाहिए, हमें कोई किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आखिरी 6 महीने में जनरल बाजवा की कोई और व्यूज वो कहते हुए मुझे कुछ समझ नहीं आई कि हुआ क्या उसको एकदम वो, खैर वो मैं डीप जाऊंगा नहीं। तो आखिरी 6 महीने में इसमें कोई शक नहीं कि वो एकदम डाइवर्जेंस, लेकिन 3 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, फॉरेन पॉलिसी पे कंसेंसस था। ओके जी, थैंक यू बहुत सर। शुक्रिया।